नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक विषयों की जिसमें चूँकि हम हर्ष जी के साथ बात करेंगे तो हर्ष जी के जो प्रेमी लोग हैं, उनकी बात तो होगी ही होगी, वो तो कंपल्सरी है सब्जेक्ट। साथ में जो इलेक्शन का क्या चल रहा है और मीडिया में क्या हलचल है उसके बारे में उसकी भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हर्ष जी, एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स धन्यवाद। पर। तो ये मैं क्या लेकिन सुन रहा हूँ पहले ये बताइए, आपके जयपुर में क्या हो रहा है? ये जयपुर यहाँ में पर क्या जो हुआ? है यहाँ पे जो है खालिस्तान समर्थक जो इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट करके जा रहे हैं, खुलेआम भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे लोग दिल्ली से देखने के लिए पहुंच रहे हैं साहब ये तो जयपुर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कनाडा जैसी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। लेकिन ये आपके भजनलाल जो है सीएम साहब, ये तो एकदम एक्टिव हो गए। वो शांतिलाल धारीवाल के खिलाफ वो एकल पत्ता वाला जो मामला है, बताते हैं कि दोबारा खुलवा दिया उन्होंने सब फाइलें वाइलें। उन्होंने क्या खुलवाई? सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाई। नहीं तो गवर्नमेंट ने नए एफिडेविट वगैरह दिए हैं ना उसमें नए एफिडेविट तो देने प्रोसीजर। मजबूरी थे ना। वो तो मजबूरी में देने ही पड़ेंगे, उसमें क्या बचाव है? उससे तो कोई बचाव ही नहीं है। देरी से हुआ ये मामला, मुझे लग रहा था एकदम चुनाव के बाद ही होगा। काफी टाइम ले लिया, लगभग साल भर लगा दिया इन लोगों ने। हाँ, तो बहुत सारे काम है वो तो मैं आपको बताऊंगा, जो तो अभी उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। हमने ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। कई सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी वही लोग चला रहे हैं, जो हाँ, वो पहले तो आप चला रहे बता ही रहे थे। वो मेहता का बता रहे थे, पिछली बार बात हुई थी थे। जब अजय हमारी। ताई प्रताप भानु मेहता जो है वो आज तक बने हुए हैं शौक कल्चरल से। क्या है, सोसाइटी क्या है आपकी, वो क्या थी बताएं? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। एंड राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। हाँ, उसमें सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस राज के ही हैं। अच्छा, अभी वो मतलब उस लेवल फॉर्मर तक नहीं पहुंचे, अभी ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं ये सब लोग। फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर टू दी प्रीवियस चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के फॉर्मर हम्म, इकोनॉमिक एडवाइजर प्रताप भानु मेहता और उनके खास और खास कुछ जर्नलिस्ट इत्यादि अच्छा। इत्यादि बिजनेसमैन सब ऐसे की वैसे। उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई अभी मतलब अभी महसूस, आप लोग महसूस परिवर्तन नहीं कर नहीं। पा रहे कि यहाँ सत्ता बदली है? नहीं, एक साल से कुछ खास बदलाव महसूस नहीं किया आप लोगों ने राजस्थान में। तो साहब धैर्य है हमारे पास, तो हम धैर्य पूर्वक देख रहे हैं। सही आप बात तो है, ये धैर्य बताइए साहब रखिए। कि ये आपके जो अम, मित्र लोग हैं, वो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में इतने शांत क्यों हैं? देखिए सर, अजीत ये तो अजीत हमने का पिछली कोई बार भी बताया था ये आपसे नहीं आ रहा, कोई कि उनका कुछ ग्राउंड कवरेज नहीं आ रहा। हाँ हाँ राज हाँ राजदीप सरदेसाई जो है वो उन्होंने तो आप ही बता रहे थे कि साहब वो कह रहे हैं कि हम तो आज के बाद कोई प्रेडिक्शन ही नहीं करेंगे। हाँ सर, ऐसे उन्होंने तो ऑन ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये बात तो नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है। तो हमारा हम लोग तो बहुत निराश हो जाएँगे, ऐसा पूरा एक तरफ़ा हो सर, जाएगा मामला। वास्तव में हमें तो एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, वरना ट्रूथ टू ये पावर अजीत कौन अंजुम बोलेगा? वगैरह। जी, अजीत अंजुम वगैरह ये तो निकल जाते थे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अजीत अंजुम वो हिमालय से लौटे ही नहीं है। उन्होंने वो हरियाणा के नतीजे के बाद जो हिमालय की चोटियां दिखाई थी लोगों को कि हाँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तो वो तो लौटे ही नहीं है वहां से। उन्होंने अपने 4-5 लड़के रखे हुए हैं चैनल पे, उन्हीं वही वीडियो बना रहे हैं। उनके 30-32 हजार व्यू आ रहे हैं। पीटा पड़ा है अजीत अंजुम का चैनल। और मैं तो जब भी इस तरह का कोई चुनाव आता है तो मैं चैलेंज जरूर करता हूं। आपको याद होगा जब राजस्थान का चुनाव था, गुजरात का था, तब भी हमने कहा था कि भाई अजीत अंजुम देखिएगा, आप राजस्थान गुजरात चुनाव में नहीं जाएंगे। ये इन्हें पता है कि यहाँ का रिजल्ट क्या आना है, हरियाणा में जाएंगे। तो हरियाणा में गए भाग के। अब देखिए महाराष्ट्र में भी मुझे लग रहा है कि इन लोगों को आभास हो गया है कि क्या होने जा रहा है खेल। महाराष्ट्र में कोई नहीं गया है, कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये जो राजदीप का आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा किया। राजदीप सरदेसाई को इस बार इंडिया टुडे ग्रुप ने ये कहा है कि वो हर बार एक ये चुनाव के समय निकलते थे ना कि वो इलेक्शन ऑन माय प्लेट, एक वो हुँ, इनका होता था। ये इनकी उसके बहाने क्या करते थे, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सब के साथ ये खाना खाते थे, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करते थे, और फिर खाते खाते उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो इस बार शायद वो वाला इनका काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया टुडे वालों ने कहा है कि आपको इतने सारे
इंटरव्यू वगैरह करने हैं या कवरेज करनी है कि आपको चॉपर से चलना है, मतलब आपको हम हेलीकॉप्टर दिलवाएंगे और एक एक दिन में 2-3 जगह जानी है इन्हें, मतलब हवाई हवाई रिपोर्टर बना दिया, इन्हें हवा में उड़ा दिया। तो वो उस वजह से बड़ा परेशान है कि वो शरद पवार और उनकी जो लॉबी है जिनके साथ उनकी उठ बैठ है, वो उनको ज्यादा तवज्जो इस बार नहीं दे पाए, शायद उन्हें हवा में उड़ाने की प्लानिंग है। दूसरे अरे राम 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 राम, तो बड़ा गड़बड़ किताब, है। राजदीप सरदेसाई की किताब आ रही है आजकल, अगर आपने राजदीप सरदेसाई का वो देखा हो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे जो वो लिख रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे, दिन में एक वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि ये इसके बारे में जानिए, मेरी किताब पढ़िए, शरद पवार और मोदी के बीच में कौन कारोबारी था जो पैचअप कराना चाहता था, अगर जानना चाहते हैं तो मेरी किताब पढ़िए। अब हुआ ये कि उन्होंने और हमारी किताब की लॉन्चिंग का एक साथ ऐलान हुआ था, 25 दिन तक अमेजोन पे हमारी नंबर 1 रही, जयपुर डायलॉग में लॉन्च हुई तो उसके बाद और ज्यादा नंबर 1 चली गई। तो पब्लिशर ने कहा कि भाई आपकी किताब को तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो अब उन्होंने ये चौंचलेबाजी शुरू की है कि सुबह उठते हैं एक वीडियो बना के डाल देते हैं कि मेरी किताब पढ़नी है, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। सौरभ अरे गांगुली भाई जी, राजदीप, देखिए हम बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, आपको लॉन्च करनी हो तो जयपुर डायलॉग्स पे हम आपकी बुक लॉन्च कर देंगे, बताना। बिल्कुल स्वागत है। यहाँ तो आप सब हमें एक इतनी सारी ईमेल बुक लिख लॉन्च दें, हुई है वहां पे। और क्या, हम एक आप लिख दें हमको ईमेल, हम आपको भी इनवाइट कर लेंगे, आपसे डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ी बहुत आपकी बिल्कुल खिंचाई कर देंगे, इतना तो बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने उन्हें बड़ा अच्छा नाम भी दिया हुआ है, वो क्या था, मेडिसिन स्क्वायर, मेडिसिन स्क्वायर मेडिसन का मेडिसन स्क्वायर मवाली। मवाली। जी जी हाँ, तो ये मेडिसन स्क्वायर मवाली तो है ही वो, आपको इतना पता ही है तो मेडिसन स्क्वायर में क्या किया था उन्होंने। हाँ, वो उसके बाद फिर किया नहीं उन्होंने, वो उससे बच गए वो। अब भीड़ के बीच में जाके नहीं पूछते वो मोदी के बारे में सवाल, अब वो बचने आपको लगे, अब तो पता है वो क्या जवाब मिलेगा। हाँ हाँ, तो इलेक्शन और माई प्लेट ही करते हैं, अकेले में बैठकर डोसा वोसा खाने का काम करते हैं। बाकी वैसे राजदीप की बात अगर मैं करूं तो वो मजाक का पात्र बन चुके हैं, उनके चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद उनका मजाक बनाते हैं। जब लाइव डिबेट वगैरह चल रही होती है, आपने देखा होगा इलेक्शन वाले दिन किसी दिन भी कोई रिजल्ट होता है किसी चुनाव का, तो अमित मालवीय को बुलवा लेते हैं उनके शो में, क्योंकि अमित मालवीय आते हैं उनको पेलता है, उसे आदत है, वो आते ही सार जो है राजदीप पे चढ़ जाता है और कुछ का कुछ कहने लगता है उन्हें, तो वो जानबूझ के इसको गालियां पड़वाते हैं कि इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, शो की रेटिंग बढ़ेगी, जानबूझ के बुलाते हैं, खासतौर से जब राजदीप है। तो ये है उनका मान सम्मान, अब उनका रहा नहीं है। जूनियर हैं उनके, राहुल कंवल हैं, ये सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप वाले, ये सब खुलेआम मजाक बनाने लगे, हर वीडियो में मजाक बनता है, बेचारे ऐसी हालत में है। अजीत अंजुम के तो मैं देख रहा हूँ बहुत कि बुरा हाल है, आप देखिए। सब्सक्राइबर्स डाउन बाय 62.5%। हाँ, और व्यूज देखिए आप पिछले 10 वीडियोस के, जरा देखिए आप, किसी के 32,000 हैं, किसी के कुछ। अच्छा, हाँ देखिएगा आप खोल के, उस उन्होंने वो 2-3 लड़के रखे हुए हैं ना, वो स्टोरी बिश्नोई विश्नोई की बनाते रहते हैं, तो उन्हें कौन व्यू देगा। वहां तो मसाला सुनने वाले जाते थे लोग, अब वो उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। अजीत अंजुम खुद नहीं बना रहे। अभी देखिए ताजा उदाहरण है, कल की बात बताता हूं मैं आपको, कि कल सोशल मीडिया पे लवीश कुमार और अजीत अंजुम दोनों ने ये पोस्ट किया कि द कार्बाइन की वो स्टोरी आई है डीवाई चंद्रचूड़ पे, आपने देखी होगी। द कार्बाइन ने कवर स्टोरी दी है इस बार 44 पेज की, सौरभ दास नाम के कैरावान, रिपोर्टर ने हाँ, लिखी। हाँ, कारवां कहते हैं जिसे, वो कैराबाइन बोलते हैं ये लोग तो। आप कैरावान है कैरावान। तो वो, हाँ तो है तो कारवां ही कायदे से। तो उसमें 44 पेज की स्टोरी है, और उसको एंडोर्स करने के लिए अजीत अंजुम ने ये लिखा कि साहब मैंने 2400 रुपए का एनुअल सब्सक्रिप्शन द कार्वेन का लिया, क्योंकि वो स्टोरी अगर पूरी पढ़नी है तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पेड है। और आप यकीन मानिए कि मैं एक सांस में उसे पढ़ गया, 44 पेज की स्टोरी को। ऐसी स्टोरी गजब की उसमें लिखी गई है। रवीश कुमार ने भी उसे एंडोर्स किया कि अगर रिपोर्टिंग किसी को सीखनी है तो देखिएगा द कैरावाइन ने जो है डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि वो रिटायरमेंट पे हैं, 10 तारीख को रिटायरमेंट है डीवाई चंद्रचूड़ का। तो उस स्टोरी को इन सब लोगों ने पूरा प्रोपगेट किया। तो मैंने तो चैलेंज भी किया एक रात में, जो मैंने वीडियो बनाया था अपना पिछला, उसमें मैंने कहा भी इनसे कि भाई आपने पढ़ तो लिया होगा कि क्या लिखा द कैरावाइन में, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप वीडियो बनाइए बिना किसी डिफेमेशन
या कंटेम्प्ट का डर दिखाते हुए। बनाओ आप उस पर वीडियो। अब तक तो बनाया नहीं किसी ने, मैंने तो बनाया है कल रात। कि अगर आपको डर नहीं है और आप उससे सहमत हैं, जो भी चीजें उसमें लिखी गई हैं, जुडिशरी पे, सीजीआई पे जो सवाल उठाए गए हैं, अगर आप उससे असहमत हैं तो वीडियो बनाइए, सहमत हैं तो भी वीडियो बनाइए। लेकिन मैं देख रहा हूं संजय जी, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, किसी ने टच नहीं किया। इसका मतलब उसमें झूठ सच लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही। हाँ, एक तो ट्वीट जरूर मैंने देखे। अब हाँ हाँ। कैरावान तो देखिए फार लेफ्ट बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, वो विश्वनाथ एक हुआ करता था दिल्ली प्रेस वाला, और उस अच्छा। विश्वनाथ हाँ, ने मुझे अपना मुझे किसी पूरा सोशल मीडिया पे करियर लिखा कि ये विश्वनाथ का है, इसका दिल्ली प्रेस है। वाले का, सरिता मुक्ता वालों का, हाँ, उनका कनेक्शन है। हाँ। सरिता मुक्ता वालों के तो है कैरावन, अच्छा, ये सरिता मुझे नहीं मुक्ता पता इस वालों का बारे ही में तो कि। है। हाँ हाँ, अच्छा कैरावन उन्हीं का ही है। अच्छा। और बिल्कुल उसका कोई किसी भी तरह का कोई सर्कुलेशन नहीं है। उसको वो तो खाली ये डिजिटल में ही है। हाँ, फार लेफ्ट डिजिटल में ही वालों है। के अलावा नहीं तो कोई टीआरपी भी नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं उसको। उसका हाँ, हाल जो ऐसे ही है ये कभी कोई सारी की स्टोरी सारी आती है। है तभी सुर्खियों में आता है, वरना मुझे तो लगता नहीं। कहीं पहले तो ये छप के आता था, ये स्टॉल्स पे मिलता ये, था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब आपका जब वो पुलवामा वाला कांड हुआ था तो सैनिकों की जातियां निकाली थी, याद है ना? हम्म हम्म। ये उस टाइप के लोग हैं, बहुत ही घृणित लोग हैं सही पूछिए तो। हाँ। लेकिन एक हाँ। बात पता लगी सर मुझे, द कैरवाइन को 1 करोड़ का चंदा सुधा मूर्ति ने दिया हुआ है। तो वो तो आईपीएसएमएफ बना रखा है ना इन्होंने, तो ये लोग तो यही करते हैं। वो ये हुए, इन्फोसिस वालों का जो है अजीम वो, प्रेम जी हुए, यहाँ इन्फोसिस तक कि की जो वो टाटा है ग्रुप उसे दी हुआ। हुई है। एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, आईपीएसएमएफ। अब वो आईपीएसएमएफ जो है वो इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रीब्यूट करता है, और आईपीएसएमएफ का वो इनको भी करता है, आपके वायर वालों को भी करता है, क्विंट वालों को हाँ, भी वायर, करता है। वायर वो क्विंट आपका प्रिंट ये वगैरह जो है इनको। ना, ये थर्ड रेट कौन सा वो लॉन्डी, न्यूज लॉन्ड्री। न्यूज लॉन्डी न्यूज लॉन्डी को भी करता है, कारवान को भी करता है। और आईपीएसएमएफ में कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? आपको सभी मिल जाएंगे उसमें उसमें कई ये सारे प्रेम जी राष्ट्रवादी भी वगैरह। मिल जाएंगे वो तथाकथित, वो सब इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, असल में टाटा ये लोग ये नहीं टाटा देखते कि वाले, ये किस तरह का वो मैटर छापते अजीम हैं। प्रेम जी, आपके ये इन्फोसिस नारायण इन्फोसिस मूर्ति, वाले, टाटा। इन्फोसिस आपके, हाँ टाटा, और इस तरह के बहुत सारे जो है वो सब इनको आईपीएसएमएफ का आप उठा के देख लीजिए। ये तो आईपीएसएमएफ को जो है वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने टारगेट किया, तब से थोड़ा सा डाउन हुआ है, वरना तो आप देखिए कि आईपीएसएमएफ ने पूरा का पूरा ये जो एंटी मोदी जो है, सबकी फंडिंग इसी ने कर रखी थी। पहले वो हम्म। ओमिडियार ग्रुप हुआ करता था, जो हाँ 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 हाँ। ओमिडियार ग्रुप तो अब बाहर चला गया। ओमिडियार ग्रुप भी इनको आईपीएसएमएफ को करता था। फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडियार, ये जितने भी हैं सब सारे पुराने पापी जो हैं वो सब एक ही नाव में बैठे हुए। असल में सब जिस समय ये बने थे उस समय ये लोग पावरफुल थे, उस समय थे ये सब लोग, इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखाया कि आप मीडिया को सपोर्ट कीजिए, मीडिया के पास कोई फंड नहीं होता है, अब मीडिया उन्हें उन्हें पैसा देने वालों को तो देना है, पैसा दे दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें भी दे देंगे, तुम्हें भी दे देंगे। अब वो जो आप करने फार लेफ्ट वालों की, तो राइट वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं। राइट वाले तो ऐसे ही गा बजा रहे हैं फालतू में ही। करेक्ट। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं जरा कि भाई अब चुनाव में क्या हो रहा है, इस बार चुनाव की चर्चा ही नहीं हो रही, क्या बात है? चर्चा है, चर्चा महाराष्ट्र तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अब झारखंड चलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन झारखंड भी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि भाई पूर्वी भारत में अकेला ठौर है वो कांग्रेस का। हाँ तो नहीं, और देखिए झारखंड वाला का तो मुझे इसलिए भी लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी वहां प्रयोग भी करने के उसमें है, जो क्योंकि आने वाले समय में बिहार और बंगाल 2 स्टेट में और चुनाव होंगे इसके बाद अगले 2 साल में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उसको भी लेकर प्रयोग कर रही है, और फिर जो यूसीसी वाली बात अमित शाह ने झारखंड में कह दी है स्पेशल एक प्लानिंग के तहत, उसका भी काफी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल पे काफी इम्पैक्ट होगा।
और आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे वगैरह ये सब लोग पहले से ही इस मुद्दे को उठा रहे थे कि साहब वहां से बड़े बांग्लादेशी आ रहे हैं और वहां पे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, आदिवासियों की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। तो उसे अमित शाह ने जो है एक तरह से कहते हैं ना कि चुनाव को अपना कंधा लगा दिया। वैसे तो हेमंत बिस्वा शर्मा के एक वीडियो से ही सारे हिले हुए थे, जो 2-3 दिन पहले उन्होंने वहां पे स्पीच दी, उससे तो सारे हिले हुए हैं। अजीत, अंजुम, रवीश कुमार सब शेयर कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कहाँ है, चुनाव आयोग कहाँ है, सब चिल्ला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र का तो ठीक है, महाराष्ट्र का तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि 6 पार्टियां हैं, एक बात लेकिन और है, झारखंड। आज वहां वो भी पहुंच गए, योगी जी भी झारखंड हाँ, में। योगी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी 2 दिन से हैं वहां पे। मोदी जी भी कल पहुंच गए, और योगी जी की जो आज की वहां की स्पीच है वो जबरदस्त वायरल हो रही है। अच्छा, योगी जी ने वहां ये कह दिया कि भैया ये सारे जितने भी पत्थरबाज हैं इनको सब इकट्ठा होके अपनी शक्ति दिखाओगे तो ये सारे जो है अगली बार जब आप शोभा यात्रा निकालोगे तो यही आगे आगे झाड़ू देते हुए दिखेंगे आपको। हाँ बिल्कुल कहा होगा। योगी जी तो अब बटों के तो कटोगे वाले के पर्यायवाची ला रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन कर रहे हैं तो अलग उसको अलग लेके उदाहरण साहब के साथ आज मैं उसे देख रहा था कि कांग्रेस वाला जो है वो चिल्ला रहा था किसी चैनल पे एक, कि भाई ये जहर बो रहे हैं, देखो हेमंत बिश्व शर्मा ने तो वहां पे मकान ले लिया है, वो वहीं बैठा हुआ है और इस तरह की बातें कर रहा है, साथ में अब योगी भी पहुंच गया है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। आय राम रे, इनकी तो भाई पूरे की पूरी जिसको कहते हैं ना विधवा विलाप तो इतना जबरदस्त हो रहा है, उसी से लगता है कि साहब के झारखंड में इनको विशेष आशा नहीं है। हाँ, नहीं, झारखंड का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भले ही 288 सीट हो महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र को लेके मामला इतना बिखरा हुआ है और इतना स्कैटर्ड है, वो समझ में नहीं आ रहा किसी को भी, इसलिए अभी कोई इस बात पे करेंगे महाराष्ट्र की, प्रिडिक्ट। पहले झारखंड की कर हाँ, लेते हैं। हाँ, हाँ, तो झारखंड में तो मुझे लग रहा है कि यूसीसी वाला जो इन्होंने कहा है, खासतौर से देखिए जो एसटी वालों के लिए कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट में आगे सब चीजें चलने वाली हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में पहले से ही मना हो चुकी है, नागालैंड वाले मना कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो किरण रिजिजू ने पिछले साल बयान दे दिया था कि यहाँ ज्यादातर आदिवासी हैं, तो यहाँ यूसीसी को उस तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी साल जनवरी में बयान दिया था कि अब यूसीसी लागू करेंगे लेकिन आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि यूसीसी को लेकर ये तो एक आपस में रजामंदी बन चुकी है कि आदिवासियों को टच नहीं करना है, क्योंकि उत्तराखंड वाला जो ड्राफ्ट आया था उसमें भी यही कहा गया था कि आदिवासी जो समुदाय है उस पर ये सब लागू नहीं होगा। आदिवासी तो वैसे तो मैं तो शब्द आदिवासी का उपयोग भी नहीं करता, मैं तो जनजाति का ही उपयोग करता हूँ, क्योंकि हाँ जी, शेड्यूल हम ट्राइब्स सारे के जनजाति। सारे आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। हाँ, तो ये आदिवासी तो सभी हैं। हाँ, जनजाति ज्यादा बेटर है, बिल्कुल। तो और वो जो लीगल नाम है, जो विधिक जो नाम है वो भी जनजाति ही है, वो आदिवासी नहीं है, तो हमें जनजाति का ही हाँ, प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अब झारखंड का तो मुझे लग रहा है, जो भी मेरा अनुमान जो देख के मैंने, इस बार मैं सर्वे नहीं करा रहा हूँ दोनों ही जगह, मैं भी मार खाया हुआ हूँ तो राजदीप की तरह है, हालांकि मैं अपने ओपिनियन देना नहीं बंद कर रहा हूँ, लेकिन राजदीप से थोड़ा बहुत तो हमने भी प्रेरणा ली है कि अभी कुछ दिनों तक के लिए हमने सर्वे सस्पेंड कर दिया है। उसने तो खुलेआम ये कहा कि मैं हरियाणा में जो मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ, मैंने हाँ। बगल में अंडे रखे हुए हैं अपने मुंह पे लगाने के लिए, खुद कहा उसने ऑन एयर, अंडा खुद मारूंगा अपने मुंह पे लेकिन झारखंड में तो ऐसा लग रहा है कि वहां तो एक तरफा मामला होता जा रहा है। हाँ, अब लग रहा है मुझे। और ये कुछ माहौल भी नहीं बना पा रहे हैं कांग्रेस वाले, और ये भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वालों का भी ज्यादा ध्यान जो है प्रियंका गांधी उसके चुनाव पे है, महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनका झारखंड में कुछ है नहीं एज सच, जो भी है वहां पर हेमंत सोरेन का ही है। तो वहां पे लग नहीं रहा कि उन्हें कि हमें कुछ यहाँ से कुछ फायदा होने जा रहा है। उनकी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र पे फोकस रखा जाए। वहां पे चूंकि एमपी में तो सबसे बड़ा दल है, वो सबसे ज्यादा सीटों पे वही लड़ रहे हैं, 100 से अधिक सीटों पे। तो झारखंड में तो डन एंड डस्टेड लग रहा है कुछ। आपका क्या कहना है कि स्पष्ट रहेगा या मामला क्लोज लगेगा?
क्या लग रहा है? नहीं, वहाँ देखिए 2-3 फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट है कि देखिए पिछली बार भी ये कर सकते थे, लेकिन पिछली बार पता नहीं क्यों इन्होंने विप्लव देव सॉरी वो रघुवर दास जो था, वो रघुवर दास की ज़िद के आगे क्यों इन्होंने एक तरह से सरेंडर किया, ये इनकी प्रकृति में नहीं है। लेकिन चेंज कर रघुवर देते दास खट्टर साहब की तरह, ये भी हो सकता था वहाँ नहीं, पहले ही अगर। चेंज ना भी करते तो उनकी जो तमाशेबाज़ी थी वो तो ना करने देते ना। सरयू राय को हटाना और आपके ये एजेएसयू से गठबंधन ना करना, ये सब चीज़ें जो थी वो रघुवर दास की ज़िद की वजह से थी। और सबको दिख रहा था कि रघुवर दास कोई बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत हम्म, प्रेरणादायी नेतृत्व तो था नहीं। अब आप ये देखिए कि इस बार जो है वो सरयू राय को अल्टीमेटली इन्होंने अकोमोडेट किया कैसे? वो जेडीयू से लड़ा रहे हैं। वो हाँ, सरयू राय जिनसे ये श्रीमान जी हारे थे, रघुवर दास सरयू राय से हारे थे ये। सरयू राय पुराने आरएसएस के और उनसे हारने के बाद में उनको तो गवर्नर बना के भेज दिया गया। लेकिन अब जो है वो पैचअप इस तरह से हुआ है कि जिस सीट से ये हारे थे, वो सीट तो इनकी बहू को दे दी गई है और उसके बगल वाली ही जमशेदपुर की जो दूसरी सीट है, वो जेडीयू को दे दी गई है और जेडीयू ने सरयू राय को खड़ा किया। जेडीयू वाले हैं ही साथ में इनके। तो ये इस तरह से ये मैनेज किया गया वहाँ पे। बाबूलाल मरांडी को ये ले आए, बाबूलाल मरांडी की छवि बहुत अच्छी है। हाँ, पॉपुलर हैं। सही बात। ईमानदार, पॉपुलर और ईमानदार नेता की छवि है। साथ में वो और जनजातीय ये भी है। और ये चंपई सोरेन और ये भी कुछ लग रहा है नहीं, इसका बेटा भी तो लड़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं तो चुनाव। नहीं, ये चंपई सोरेन, सीता सोरेन से बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। वो हम्म, अपनी-अपनी सीट जीत लेंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी से बहुत अंतर पड़ रहा है। हम्म। बाबूलाल मरांडी लो तो पॉपुलर है। लोकसभा के चुनाव यदि आप देखें तो लोकसभा चुनाव में अ, ये जो आपके साउथ वेस्ट वाला जो साउथ ईस्ट वाला जो इलाका है, यहाँ पे ये सारी सीटें हार गए थे। ये खूंटी-वूटी वाला जो इलाका है। अब उसको जो है वो मैनेज करने का प्रयास हो रहा है। वो क्षेत्र तो अभी भी इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सीटें वहाँ निकाल लेंगे। ओवरऑल मेरा जो अनुमान है इस समय जो मैं देख रहा हूँ कि भई ये 50 के ऊपर तो बहुत आराम से जा रहे हैं। तो ये हरियाणा वाला ही मामला है फिर तो। जीतने के लिए वहाँ टोटल 81 सीट्स हैं, हम्म, 41 सीटें चाहिए, तो हाँ ये 81 है वहाँ पे। 50 बहुत आसानी से क्रॉस करेंगे। और नहीं, उसमें एक 81 बहुत में तो 40 महत्वपूर्ण 42 चाहिए सर, 42 ही तो चाहिए 81 में। 41 चाहिए 81 में। हाँ 41 चाहिए। तो ये तो झारखंड की स्थिति है। अब आप मुझे महाराष्ट्र बताइए साहब, महाराष्ट्र में बड़ा एंटरटेनमेंट और बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है, आप देख रहे होंगे, नज़दीकी आपकी निगाह है महाराष्ट्र पे, तो थोड़ा महाराष्ट्र के मैं महाराष्ट्र, एंटरटेनमेंट पे। अगली बार जब बात होगी सर आपके साथ तो शायद मुंबई से ही बात होगी, मैं जा भी रहा हूँ नेक्स्ट वीक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वेरी हाँ, गुड। अब की बार हुँ। दौरे पे जा रहे हैं, कुछ साथी लोग सब जन निकल रहे हैं, तो वहीं पे 4-5 दिन वहीं घूमा जाएगा, फिर वहीं से बताएंगे आपको क्या चल रहा है। वैसे महाराष्ट्र का जो सबसे मेन इस बार मुझे लग रहा है ना, उसमें मेन तो एक यही लग रहा है कि शिवसेना का जो सेटलमेंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है इसमें। शिवसेना वाले में खासतौर से ठाकरे और जो एकनाथ शिंदे हैं, इनके बीच में जो खास मुझे लग रहा है कि शायद 17-18 सीट तो मुंबई की हैं, जहाँ पे ये आमने सामने है, मुंबई कल्याण, ये सब इधर की आमने सामने है बिल्कुल दोनों। तो ये एक सबसे बड़ा टेस्ट है कि दोनों में से कौन रियल है। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही इनसे। दूसरा, राज ठाकरे ने जो एक बयान दे दिया है कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, उससे भी काफी हलचल है। एक बार फिर से ये भी मतलब चर्चा है मुंबई के सर्कल में, जो लोग बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उसकी आनी है, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे एडजस्ट करें, या फिर वो फार्मूला बने 2.5-2.5 साल वाला। इसको भी बल मिला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकनाथ शिंदे ही एकदम फाइनल रहेंगे। इसमें भी संभावनाएं मुझे नजर आ रही है कि अगर बीजेपी स्ट्रांग उभर के आती है,
तो जरूरी नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही रिपीट हो। जब देवेंद्र फडणवीस उनके साथ डिप्टी सीएम होके एडजस्ट हो सकते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे नहीं एडजस्ट हो सकते? और एकनाथ शिंदे जो है वो लंबी रेस के घोड़े लग रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि वो तत्कालिक किसी लाभ के लिए वो शिवसेना पार्टी जिस पे उनका एक तरीके से आधिपत्य हो चुका है, वो उसे कहीं गुम करना चाहेंगे। देखिए, वरना चाहते तो वो, अगर वो टूट के आए थे तो वो बीजेपी में विलय भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना एक अलग स्टैंड रखा कि मैं शिवसेना चलाऊंगा और उसे साबित करके दिखाऊंगा कि साहब, बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मैं भी बन सकता हूं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सेटलमेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है। राज ठाकरे का जो बयान है, मैं उसे बड़ा महत्व दे रहा हूँ कि राज ठाकरे ने क्यों कहा। हालांकि राज ठाकरे का अपना भी स्वार्थ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इनके बेटे के लिए, जो अमित लड़ रहा है, अमित ठाकरे महिम से लड़ रहा है, उसके सामने इन्होंने ऑफर की थी, सब लोगों से कहा था कि भाई किसी को मत उतारो कैंडिडेट को। शिवसेना वालों, इनसे यूबीटी वालों से भी कहा था बीजेपी वालों ने कि आप कैंडिडेट मत उतारो, क्योंकि जब वो पिछली बार उद्धव ठाकरे का लड़का चुनाव लड़ा था तो राज ठाकरे ने कैंडिडेट नहीं दिया था वहां पे। लेकिन इस बार वो तो माने नहीं है, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट दे दिया वहां पे, यूबीटी वालों ने। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक कहानी जो है ठाकरे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे की, ये भी एक बहुत बड़ा सेटलमेंट होने जा रहा है इस चुनाव में। सबसे बड़ा तो सेटलमेंट इसमें यही होगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, अपने तमाम ज्यादा सीटें लड़ने के कारण भी, और ठीक ठाक छवि भी है पार्टी की, एक देवेंद्र फडणवीस की भी मेहनत है वहां पे। तो मुझे लग रहा है कि इस वाले सीन में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में तो सेटलमेंट यही होगा, क्योंकि आगे की राजनीति इसी पे चलने वाली है। अगर ये सरवाइव कर गए एकनाथ शिंदे, इस बार निकाल कर ले गए ठीक ठाक सीट, तो फिर मुझे लगता है कि शिवसेना का जो, यूबीटी वालों का जो वजूद है, वो लगभग खात्मे की तरफ ही बढ़ जाएगा। और फिर ये तो उसने मराठा आरक्षण वाले ने कल स्टेटमेंट दे दिया, भाई हम किसी की तरफ नहीं है, लोग अपनी मर्जी से वोट दो, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जरांगे पाटिल ने कल कह दिया इसमें कि हम किसी के साथ नहीं है, जनता अपनी इच्छा से जिसे चाहे वोट दे। महाराष्ट्र का चुनाव जो ये है बड़ा तो रहस्यमय है। देखिए, जो रहस्य है वो जो खास रहस्य है, वो एक तो, बहुत सारे रहस्य तो मुंबई में छुपे हुए हैं स्वयं। और मुंबई की जो ये 2 सीटें हैं, नवाब मलिक वाली और उसकी बहू भरोसा। वाली। एक जो नवाब सना मलिक लड़ मलिक। रहे हैं, हैं? हाँ, सना सना मलिक मलिक। लड़ रही है, बेटी है उसकी, बहू है वो, बेटी है सॉरी, शायद। ये बेटी। हम्म। दामाद की डेथ हो गई 2 दिन पहले। हाँ 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 हाँ। तो नवाब मलिक की बेटी जो है वो लड़ रही है अणुशक्ति नगर से। हाँ, इसके अणुशक्ति नगर अनुष्का, में भी, इसके स्वरा भास्कर का जो पति है उसके सामने। हाँ, तो अणुशक्ति नगर में भी साहब आप ये देखें कि उसके सामने भी शिवसेना शिंदे ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। साथ में लास्ट मोमेंट पे एनसीपी से उतरवाया गया नवाब मलिक को आपके इसके, अजीत पवार वगैरह, ये तो इसी नहीं, के गुट से ही है ना। अबू 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 आसिम के सामने। हम्म। और उनके सामने भी शिवसेना ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, शिंदे शिवसेना ने। हाँ। लेकिन कल क्या होता है? कल ये होता है कि नवाब मलिक तो डटे रहते हैं, विड्रॉ नहीं करते हैं, और नवाब मलिक के सामने जो शिंदे शिवसेना का प्रत्याशी है वो भी डटा रहता है, विड्रॉ नहीं करता है। ये तो मुझे लग रहा है कुछ लेकिन इनका मिली भगत है। लेकिन सुनिए सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। लेकिन जो अणुशक्ति नगर में, वो शिवाजी नगर मानखुर्द है कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन हाँ। बगल की जो अणुशक्ति नगर है जहां से सना मलिक खड़ी है, वहां से शिंदे शिवसेना का प्रत्याशी विड्रॉ कर जाता है। हम्म। इस कुछ कुछ जगह तो मुझे लग रहा है कि जानबूझ के लोगों को आप पर्चे भरवाए गए शाइना हैं। शाइना एनसी जो है वो शिवसेना से लड़ जाती है, मुंबा शिवसेना से देवी। टिकट ले लेती है। जो मुंबा देवी भी, जहाँ पे वो मुसलमान अच्छा। एमएलए है हाँ अभी हाँ हाँ वर्तमान में। और उसके बाद फिर उसके साथ में जो है वो ये उल्टी पुल्टी बातें कर लेते हैं, गाली गलौज टाइप की। उससे हाँ भी उसको एडवांटेज मिल जाता है अरविंद सावंत के कहने से। अरविंद सावंत बाद में हाँ माफी मांगते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, लोग पीछे पड़े हाँ रहते हैं। तो उसको वहाँ एडवांटेज मिल जाता है। अच्छा, फिर आप देखिए मिलिंद देवड़ा खड़े हो जाते हैं। हाँ।
आदित्य ठाकरे के सामने। के सामने, और वहां पर आपके एमएनएस भी खड़ा कर देती है। हाँ, एमएनएस ने भी उतार दिया। एमएनएस का जो सारा का सारा है वो एक्चुअली जिस तरह से खड़ा किया गया है, जिसको भी खड़ा किया गया है, उसका सोल पर्पस उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके वोट काटना है, हाँ, उसी तरह से हुआ है। नहीं वो तो उसमें भी हुआ ना कि वो जैसे वहां उसके सामने भी तो बात चल रही थी ना कि अमित ठाकरे वाली सीट से भी वापस ले लें इनका नाम। तो उसने उसमें देवेंद्र फडणवीस का मैं कहीं स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि अगर वहां से हम शिंदे वाले का नाम वापस ले लें तो फिर जो शिवसेना का वोट है वो यूबीटी को ट्रांसफर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि यूबीटी को ट्रांसफर हो। तो उसलिए उसलिए उन्होंने वहां पर अपना कैंडिडेट रखा है। तो ये तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने माथा पच्ची बैठ के अच्छी खासी की है, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और इन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने, कि अगर यहाँ ये लड़ता है तो यहाँ लाओ, यहाँ लड़ता है तो वहां उसे लड़ाओ। और ये जो आखिरी में नामांकन वापस ले आए जा रहे हैं ना, ये भी जो है एक सोची हुई रणनीति है। आप याद कीजिए हरियाणा में हुआ था, एक एक सीट पर 6-6, 7-7 जाट कैंडिडेट उतारे थे। जाट वोट कैसे कटे थे वहां पे, बीजेपी ने 6-6, 7-7 कैंडिडेट उतारे थे ये हुड्डा वाली बेल्ट में, और इधर जो जाट वोट थे ज्यादा, कि भाई ये, और उसी का नतीजा ये हुआ कि आईएनएलडी साफ हो गई थी वहां पे, जेजेपी साफ हो गई थी, कांग्रेस और बीजेपी बची, सबको खत्म कर दिया। तो रणनीतिक है मामला। और मेरा तो मानना है कि इस पिछले 2-3 साल से मैं लगातार सभी वीडियोस में कह रहा हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिक्स चल रही है इस समय महाराष्ट्र की चल रही है पूरे देश में। ऐसी पॉलिटिक्स किसी भी स्टेट में नहीं चल रही है। जिस तरह का लड़ाई झगड़ा, खींचतान, गुटबाजी, एक एक पार्टी दो फाड़ हो जाना, ये कमाल है। वो तो सब है, लेकिन अभी जो है जिस तरह से लोकसभा में और अभी बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा में जो ज्यादा झगड़ा था वो महायुति में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन विधानसभा में जो ज्यादा झगड़ा है वो एमवीए में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, वो तो है। और उस समय ये भी मानिए कि उस समय उल्टा था, उस समय महायुति जो है वीक थी, और इसलिए एक परसेप्शन बना और ज्यादा सीटें जो है एनडीए की आई। लेकिन अब उसके बाद अब बिल्कुल रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है इस बार, कि अब महायुति के कैंडिडेट सब जगह स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और ये नीचे डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। वरना मिलिंद देवड़ा वाला जो टिकट था, बताते हैं कि मिलिंद देवड़ा तो एग्री नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। उसे कहा गया भाई तुम्हें राज्यसभा तो दी हुई है, चिंता किस बात की कर रहे हो, लड़ो चुनाव। तो लड़वाया गया उसे। तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कई जगह बढ़िया तरीके से कैंडिडेट फाइनल किए हैं, और वहां पे टिकट वो वोट काटने के लिए जो कैंडिडेट उतारे गए वो भी बढ़िया उतारे। ऊपर से ये अखिलेश यादव भी तो पहुंच गया ना वहां पे, ये वो भी जो एक मजेदार किस्सा है। अखिलेश यादव जो पहुंचा है और उसने जो वहां पे बयान दिए, उसने अबू आसिम ने, और ये सब बयानबाजी हुई है। अब वो वहां पर ले दे के वो 4-5 सीटें इन्हें मिल जाती थी AIM को। अब मुझे लग रहा है कि वो सब इनके झगड़े में मामला और उल्टा होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि ना उससे मिले ना उसे मिले, कोई और ही ले जाए सीट निकाल के, ऐसा ऐसा मामला हो जाए। और देखिए हालात तो ये है, एक किस्सा सुनाते हैं आपको कोल्हापुर का। अच्छा। कोल्हापुर में एक सीट है, कोल्हापुर नॉर्थ। तो कोल्हापुर नॉर्थ में जो टिकट दिया पहले इन्होंने, कि वो वहाँ के पुराने एमएलए और कांग्रेस विधायक जो है सतेज पाटिल को, उनको पहले टिकट दे दिया कांग्रेस ने। उसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे टिकट वापस ले लिया, और वहाँ पे राज परिवार की, यानी छत्रपति शिवाजी के परिवार की मधुरिमा राजे को टिकट दे दिया। मधुरिमा राजे को टिकट दे दिया, सतेज पाटिल भी खड़े रहे। और मधुरिमा राजे ने कहा कि भाई मैं तो तभी लड़ूंगी कि जब आप इसका टिकट हटवाइए इसको, नहीं तो मैं कैसे लड़ूंगी। और अल्टीमेटली सतेज पाटिल से जब विड्रॉ नहीं करवा पाए तो मधुरिमा राजे ने अपना टिकट वापस कर लिया। वहां पे अब कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ऐसे अभी जब रिजल्ट आएगा तब देखेगा आपको कैसे कैसे किस्से सुनने के लिए मिलेंगे इस तरह के, और भी बहुत दिलचस्प किस्से होंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन ये क्या लग रहा है, अजीत पवार का क्या लग रहा है आपको बारामती से?
अजीत पवार तो जीत जाएगा सब, क्योंकि देखिए वहां पे भी जो भावनाएं थी ना, अब आप ये देखिए कि बारामती जो है वो सुप्रिया सुले की सीट थी, ये वहां पे जाके कूदे, बारामती पार्लियामेंट्री सीट थी, उसमें ये जाके कूदे। अब ये जो बारामती का जो विधानसभा सीट है वो अजीत पवार की ट्रेडिशनल सीट है, वहां पे शरद पवार ने जबरदस्ती उसके भतीजे को खुदाया है। तो पब्लिक ने उस समय तो सुप्रिया सुले को जिता दिया, सुनेत्रा पवार को हरा दिया। लेकिन इस बार जो है वो नहीं, एक अजीत पवार ने जो पवार स्टेटमेंट दिया था ना कि रिश्तों को जो है मुझे गलती, जो उसने वो एक बात कही ना कि मैंने वो गलती की कि मैंने सुनेत्रा पवार को वहां से लड़ाया, और वो जो स्टेटमेंट उसने दिया है ना कि कभी भी रिश्तों को जो है इसमें राजनीति में इस तरह से नहीं लाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो भी उसने एक इमोशनल जो बयान है उससे भी लोग बाग निश्चित रूप से उन्होंने भी रियलाइज किया होगा कि यार इसने अपनी गलती मानी है, तो वो हो सकता है वो उसके फायदे में जाए। अब बारामती में बयान लोगों को लगे कि यार गलती का एहसास इस आदमी को हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। और ये सॉरी, ये जो पहले टिकट दिया था उसका नाम राजेश लाटकर है, सतेज पाटिल नहीं, राजेश लाटकर को टिकट दिया था कोल्हापुर में। कोल्हापुर नॉर्थ। अच्छा, यहाँ एनडीए महाराष्ट्र का के कोई चुनाव प्लान में नहीं जो है। है नितिन गडकरी नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं, संजय जी आपको दिखे क्या? मैं तो ढूंढ रहा नितिन गडकरी कहाँ है? नितिन गडकरी का तो अपना प्रभाव क्षेत्र वही विदर्भ के नागपुर के आसपास का है, बाकी उनका कोई और शायद नागपुर के ही ये आपके देवेंद्र फडणवीस है। फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस में और नितिन गडकरी में बहुत ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग है नहीं। हाँ वो तो है जहाँ ही। देवेंद्र फडणवीस ज्यादा जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस यद्यपि नागपुर के हैं, चेले इन्हीं के थे, और बाद में नितिन गडकरी जो थे वो बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, उनकी जगह पे देवेंद्र फडणवीस को बना दिया मोदी जी ने। तब से जो है वो कोप भवन में है। नितिन गडकरी के मन में फांस है। वो समय समय पर सामने आती रहती है उनकी। हाँ, ये तो दिक्कत है। अच्छा चलिए थोड़ा उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स की बात कर लेते हैं। जी, उत्तर प्रदेश में तो डेट पीछे हट गई है। अखिलेश यादव तो इसी को लेकर चिल्ला रहा है कि भाजपा डर गई, भाजपा डर गई, जबकि कई सारे स्टेट्स की जो बाईपोल है, सही बहुत सारे स्टेट्स में जो है बाईपोल की डेट्स वो 20 तारीख को हुई है, तो वो इसी बात पे चिल्लाने लगे हैं कि साहब ये हो रहा है, भाजपा वाले जब हारने लगते हैं तो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने, मुझे लग रहा है कि मामला सेट कर दिया है, इसलिए योगी जी निश्चिंत होकर अब फोकस जो है झारखंड झारखंड और महाराष्ट्र की तरफ। घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जिन जिन सीटों पे चुनाव होना था इन पे तो योगी जी लगभग 2 महीने से काम कर रहे थे। कहीं वो सम्मेलन कराए थे, कहीं वो जो अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे, कहीं लैपटॉप बांट रहे थे, लगातार सारे सब जगह 3-3 बार कार्यक्रम बड़े बड़े कर दिए थे इन्होंने, और फिर अपने मंत्री वगैरह तो लगाए ही हुए हैं योगी जी ने। दूसरे बीजेपी में अब उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा सा ये भी एक चिंता का विषय बना है कि भाई जो इस बार हुआ लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित था, और अंत में पार्टी की जीत में ही सबकी भलाई है, वो भी रियलाइज हो रहा है। दूसरा, वोटर को भी ये चीजें रियलाइज हुई, ये जो चीजें इन्होंने उछाली ना कि बीजेपी तो अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गई, इसका जो प्रभाव है जो हिंदू वोटर है उसके मानस पटल पे भी पड़ा है कि भाई यार ये तो गलत मैसेज चला गया। उसका भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देखने के लिए मिलेगा चुनाव में इसका प्रभाव, जैसे कि हरियाणा में देखने को मिला। इस घटका एक जिसे कहते हैं ना कि पश्चाताप का जो भाव आता है वो भी वोटर के अंदर अब दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक होने वाला है, मुझे लग रहा है बीजेपी की एक आध सीट बढ़ी जाएगी, घटने की तो कोई चांस नजर नहीं जितनी आपके बगल की सीटों का तो बताइए ना, गाजियाबाद और खैर। खैर क्या, हमारे सबसे बगल में तो मीरापुर है, जो मीरापुर मुजफ्फरनगर की आपके तो सीट है। मुजफ्फरनगर में ही है ना मीरापुर तो। हाँ, मुजफ्फरनगर में है, ये मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, लेकिन इसे लगा रखा है इन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट में, मीरापुर। तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है इनसे, भाजपा वालों से। वहां पे कैंडिडेट बड़ा वीक दिया है, वो मिथिलेश पाल हैं, वो पहले आरएलडी में भी रही, कभी बीच बीच में छोड़ देती थी पार्टी, यहाँ तो फिर आरएलडी भाजपा। की टिकट है ना ये तो।
आरएलडी की ही टिकट है, आरएलडी के टिकट पे ही दिया गया है, लेकिन वो मतलब कैंडिडेट बड़ी वीक हैं, 4-5 चुनाव हार चुकी हैं पहले से। भली महिला है, एक बार चुनाव जीत गई थी बाईपोल में, उस समय एक मोरना सीट हुआ करती थी, वहां से जीत गई थी वो। उसके बाद से कभी चुनाव तो वो जीती नहीं है, कभी एक्टिव भी नहीं रहती, बस चुनाव के समय में उन्हें ले आते हैं। दरअसल वहां क्या था कि वहां एक मुजफ्फरनगर के सांसद थे कादिर राणा, उनकी बहू जो है वहां से चुनाव लड़ रही है सपा के टिकट पे, तो उसको उसके सामने जो है एक महिला कैंडिडेट उतारने के चक्कर में इन्होंने आरएलडी और बीजेपी वालों ने वहां वो मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। तो वैसे उस पे बीजेपी के चांसेस, इनके आरएलडी वालों के चांसेस फेयर इसलिए हैं क्योंकि वहां पे 4-4 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सपा से भी है, बसपा से भी है, एआईएमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट है, ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां। तो मुस्लिम वोट एक तरफ चले जाते हैं तो वहां सीट हार सकती है, वरना वो सीट इनके पास आ जाएगी, ये रिटेन कर जाएंगे उस सीट को। वहां से एमपी थे। परसेंट तो मुझे लगता नहीं होंगे, 10-12% होगा, लेकिन क्या है कि वो उस हाँ उसमें हर जगह क्या है कि सर उसमें किसी भी एक जाति का डोमिनेशन नहीं है। उसमें 7% गुजर, 8% जाट, सैनी, इस तरीके की सीट बनी हुई है वो। तो वहां पे दलित भी काफी हैं, तो वहां पे जो है ना समीकरण ऐसा बनता नहीं है कि किसी एक खास जाति विशेष की हो। जैसे वहां पे अब बीजेपी वालों ने वहां पे गुज्जर को टिकट देना शुरू कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं है कि गुज्जर डोमिनेटिंग है, हाँ वो लाखों की संख्या में है, वहां से बढ़ाना रहा, अवतार सिंह बढ़ाना था पिछली बार, फिर उसके बाद चंदन चौहान जो बिजनौर का एमपी बन गया बाद में, जिसकी सीट खाली हुई है ये, तो वहां पे बीजेपी ने सेट कर दिया कि भाई हम यहाँ से गुज्जर को देंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा है। लेकिन इस बार चेंज किया गया है, ये पाल को दे दिया, मिथिलेश पाल को। लेकिन वहां चांस बढ़िया है, जैसे मैंने बताया 3 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं सामने, तो उनके चांसेस बढ़िया बनेंगे, सीट वो निकल सकती है। अच्छा, और आपका गाजियाबाद तो कोई डाउट ही नहीं है। गाजियाबाद में तो कुछ कहने वाली बात है ही नहीं सर। और खैर भी ये हाँ, ये कुदर की वगैरह मुझे लग रहा है यही दिक्कत करेंगी उधर की जो है थोड़ा सा। कुदर की तो साहब वो जियाउर रहमान बल्कि वो तो बहुत क्या है, हाँ वहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब वो मुस्लिम मेजॉरिटी को बीएसपी तो तोड़ने की स्थिति में दिखती नहीं। हाँ, करल वाली उधर सीट की पे तो बता रहे हैं, करल वाली सीट पे भी चुनाव इंटरेस्टिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा हो रहा है, करल पे भी काफी जोर लगा रहे हैं लोग। करैल में कौन है बीजेपी की तरफ से? कैंडिडेट का मुझे नाम याद नहीं है सर कौन है। अच्छा, तो सीसा मऊ वैसे तो ये सोलंकी परिवार बहुत लंबे समय से जीतता आ रहा है, इरफान सोलंकी वाला, उनकी बीवी लड़ रही है नसीम सोलंकी, लेकिन वहां वो पे तो सिंपैथी के लिए लड़ाया है इन्होंने वही। हाँ वो सिंपैथी तो है, लेकिन वहां मेजॉरिटी हिंदू वोट है, हिंदू वोट नहीं बटा तो फिर सीसा मऊ भी जीत सकती है। एक्चुअली मिल्कीपुर रह गया, मिल्कीपुर सबसे ज्यादा मजे आते। मिल्कीपुर पता नहीं क्यों नहीं कराया इन्होंने, मिल्कीपुर कराना चाहिए। ने वो तो बड़ी वीक सी वो बात कही इलेक्शन कमीशन ने कि साहब कि ये पेंडिंग है वहां पे। हाँ वो तो कोई बात नहीं। पता नहीं क्या पेंडिंग, उसमें बाद में ये भी खबर आई थी कि वो वापस लेने के लिए तैयार हैं, वो जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो वहां से गोरखनाथ, कि वो अपना वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर अब चुनाव डिक्लेयर हो गया उसके बाद फिर बात बन नहीं पाई। पहले होना चाहिए था ये काम, तैयारी पहले करनी चाहिए थी, वहां करानी थी तो इन्हें तो कराना चाहिए था चुनाव वहां। निश्चित रूप से ये जो सब हवा बनी हुई थी वो सब अभी खत्म हो जाती, क्योंकि फूलपुर में भी बीजेपी की स्थिति ठीक है, मजवा में भी ठीक है। हाँ मैं तो मैं देख एक रहा आध हूँ सीट इनकी बढ़ी जाएगी इसी से। 9 में से तो 3 थे इनके पास, लेकिन 9 में से 5 तक जा सकते हैं। हाँ अब कटहरी जो है वो स्वयं 5-4 उसका दायित्व जो है कटहरी सीट का, उसका दायित्व स्वयं सीएम ने लिया हुआ है। अब आप सोचिए। हाँ योगी जी ने लिया हुआ है इसका। मामला तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, इसका भी इतना ही इंटरेस्टिंग है जितना महाराष्ट्र का, यूपी का भी। यूपी 9 बाईपोल सीटों था। का।
बिल्कुल। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूपी बाईपोल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।